कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका आपको सिखाऊंगा मैं फुल कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ टर्म 1 के एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। केस बेस्ड, स्टडी बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिया है। चैप्टर नंबर 1 और 2 भी टर्म 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा दिए हैं, और अगर फुल चैप्टर देखना चाहते हैं एक्सरसाइज के साथ तो उसकी सीरीज तो पहले से आपको बना के दे रखी है। फुल सपोर्ट मेरा आपके लिए तैयार है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस 10 मिलियन होने वाली फैमिली का पार्ट बन जाइए। जी हाँ, बहुत ही जल्द हम होने वाले 10 मिलियन, 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। यहां पर आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बहुत सारे वर्ड्स यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। एक एक वर्ड को पकड़कर उसका मतलब समझ लेंगे, वहीं से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक ही बारी में आपको क्लियर कर दूंगा, और फिर हम केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर हम वर्ड ले लेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, बिल्कुल सामने से बीच में से मुझे वर्ड दिख रहा है इक्वेशंस। तो इक्वेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये इक्वेशन वर्ड जो है ये बना है इक्वल से। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है मैं लिख देता हूं। इक्वेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी। क्या होता है मतलब स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, मतलब एक ऐसी बात, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन। कथन भी लिख सकते हो आप हिंदी में, ठीक है, हिंदी वाले भी समझ लेंगे साथ साथ। तो एक ऐसा कथन, एक ऐसी बात, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्विलिटी दिखाई गई हो, बराबरी दिखाई गई हो। मैथ्स के अंदर हम इक्विलिटी बराबरी कौन से सिंबल से दिखाते हैं, बहुत अच्छे से पता है हमको। इस सिंबल का यूज करके हम इक्विलिटी दिखाते हैं। तो बस इतनी सी बात समझ लो कि मैथ के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी चीज के अंदर अगर हमें ये निशान देखने को मिल जाएगा तो हम फटाक से पकड़ लेंगे कि भैया वो इक्वेशन है। ठीक है, जिसके अंदर ये निशान देखने को मिल जाए वो चीज इक्वेशन है, वो बात इक्वेशन है, वो कथन आपका इक्वेशन है। सिंपल एज दैट। एग्जांपल लिखता हूं मैं। एग्जांपल लिखा 3x + 4y = 5। क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको इक्वल का निशान दिख रहा है, इक्वलिटी दिख रही है कि भैया ये वाला पार्ट बराबर है इस 5 के, इस 5 के। 3x + 4y जो है वो बराबर है 5 के, 5 के। तो ये एक इक्वेशन है। ऐसे ही और भी हो सकती हैं। मैंने यहां पर लिखा 4y = 16, ये भी एक इक्वेशन है। मैंने लिखा a + b = 0, ये भी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होती है ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। समीकरण जिसको हिंदी में आप बोलते हो, समीकरण हमको समझ में आ गई भैया, इक्वल का निशान। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन हो इसके अंदर क्या हो, इन टू वेरिएबल्स, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हो, दो चर हो। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने लास्ट ही वीडियो में पॉलिनोमियल वाली में आपको समझाया था, दोबारा बता देता हूं कि भैया मैथ के अंदर जिनकी वैल्यूज बदलती रहती है वो आपके वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं, थोड़ी सी हिंदी भी पढ़ लेते हैं मैथ के साथ साथ, कि भैया जिनकी वैल्यूज, जिनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, ठीक है, वैल्यूज बदलती रहें या चेंज होती रहें। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ बदलती रहें। जिनकी वैल्यूज बदलती रहें वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पर नजर मारिए, ये एक इक्वेशन है, हाँ जी है। इसके अंदर देखिए x और y हमको दिख रहे हैं। ये x और y यही तो वेरिएबल है, क्योंकि x की जगह मैं 1 भी रख सकता हूँ, x की जगह 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ। कुछ भी वैल्यूज, मतलब वैल्यू बदल सकती है इसकी, इसका मतलब x एक वेरिएबल है, एक चर है। इसी तरीके से ये जो y है ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक चर है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। आप y की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 4 5 माइनस का कुछ भी पुट कर दो, तो इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो x हमको दिख रहा है और ये y दिख रहा है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो ये एक कैसी इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई
टू वेरिएबल्स वाली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक तो हमारा x वेरिएबल हो गया, एक हमारा y वेरिएबल हो गया, तो इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए x और y। तो ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि ये कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली समीकरण है ये, ठीक है, हिंदी में हम इसको ऐसे बोलेंगे। अब आइए, हमने वेरिएबल समझ लिया, टू भी समझ लिया, इक्वेशन। अब आ जाओ लीनियर। ये लीनियर क्या बला है? लीनियर जो वर्ड बना है, ये वर्ड बना है आपका लाइन से। लाइन को आप हिंदी में रेखा बोलते हैं और इसको आप बोलेंगे रेखिक। ये लिखा हुआ है रेखिक। अब लीनियर का मतलब आपको मैंने पॉलिनोमियल वाली क्लास में बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, याद करके बताओ मुझे फटाफट, कि जिनके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। मतलब जो ये वेरिएबल हैं x और y हमको दिख रहे हैं, इनकी अगर मैं डिग्री, इनकी एक्सपोनेंट, इनकी पावर की बात करूं तो इनकी जो पावर है वो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। अब यहां पर लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर जो वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। इस इक्वेशन पे नजर मारो, x की पावर कितनी है, जब पावर कुछ भी ना हो तो 1 मानते हैं, तो x की पावर यहां पर 1 है। y की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो y की पावर भी 1 है। तो यहां पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो जब भी डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट 1 होगी तो ऐसी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाई जाएगी। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जितने भी x और y वेरिएबल्स आएंगे उनकी कोई पावर नहीं होने वाली। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का क्यूब देखने को नहीं मिलेगा, टेंशन ही खत्म, सिर्फ x और y सॉल्व करने हैं आपको। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक वर्ड और बचा, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है भैया, आप बहुत यूज करते हो ना, पेयर मतलब जोड़ा। मतलब एक नहीं दो इक्वेशन होंगी, सिंपल एज दैट, धूम 3 के दो आमिर खान होंगे एक जैसे, ऐसे समझ लो। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक और हो जाएगी यहाँ पर 3, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, दूसरी इक्वेशन लिख दी मैंने, 6x + 7y = 8। एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी। तो ये हो गया पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ जोड़ा है, पेयर है, किस चीज का जोड़ा है, लीनियर इक्वेशंस का है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री हाईएस्ट 1 है, तो ये लीनियर है। इक्वेशन है, हाँ जी, इक्वल का निशान है, इक्वेशन भी है इन टू वेरिएबल्स, और इनके अंदर दो सेम वेरिएबल है, दोनों में x है और y है, सिंपल एज दैट। तो ये है हमारी क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की दो चर वाली रेखिक समीकरण का युग्म, उनका जोड़ा, ये होता है आपका। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? वीडियो को लाइक अभी अभी कर दीजिए आप। अब देखिए कितने टाइप के आपके केस बेस्ड वाले सवाल बन सकते हैं, वो आपको मैं झलक दिखा देता हूं थोड़ी सी। तो यहां पर मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। तो ये देखिए यहां पर मैं ले आया हूं सारे टाइप्स के, कितने टाइप्स की आपकी वर्ड प्रॉब्लम, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। थोड़ी सी झलक देख रहे हैं यहां पर, ताकि हमको एक आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, एज बेस्ड प्रॉब्लम, 3 साल पहले एक बाप अपनी बेटे की इतनी उनकी उम्र का गुना इतना था, 5 साल बाद उनकी उम्र इतने गुने हो गई, तो प्रेजेंट में उनकी एज क्या होगी, एज बेस्ड आपकी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आपकी दूसरी हो जाएगी फ्रैक्शन बेस्ड, कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इतना जोड़ घटाने पर फ्रैक्शन ये हो जाती है, अगर हम इतना जोड़ घटा दें तो ये हो जाएगी फ्रैक्शन, बताओ। तो ये आपका हो जाएगा टाइम एंड वर्क, के 3 बच्चे और 4 औरतें मिलकर इतने काम को इतने दिन में करती हैं, तो 5 आदमी इतने दिन में करते, तो इतने आदमी, इतनी औरतें, इतने बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो भैया इस तरीके से दो इक्वेशन बनेंगी हर टाइप में, और आपको उनको सोल्व करके आंसर लाना होगा, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस एंड टाइम एंड, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, आपके ज्योमेट्री के बेस्ड आ जाएंगे, आपके नंबर डिजिट्स हो जाएंगे, कि एक नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो नंबर इतने गुना हो जाता है, इस तरह से डिजिट में खेला जाएगा। ये आपकी सारी टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे यहाँ पर। तो सॉल्व करने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों वो ये होगा आपका कि क्या करेंगे आप ये करेंगे, आप x को काट देंगे तो y निकल के आ जाएगा, या आप y को इक्वल बना के y काट देंगे तो x निकल के आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिलहाल इतनी बात हमको समझ में आ रही है। चलो जी, सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। तो इसकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे इसकी, तो उसको किस तरीके से हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ बनेगी आपकी, ax + by + c = 0। मतलब तमीज से इक्वेशन लिखना तो ऐसे लिख देना अपनी आसानी के लिए, सवालों को करने के लिए। जहां पर क्या कुछ चीजें भी हैं, और वेयर, जहां पर क्या जी, जहां पर ये जो a है,
ये जो b है और ये जो c है, ये हैं आपके रियल नंबर्स, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे 1 2 3 4 माइनस का कुछ भी एक नंबर होगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका एक चीज़ हो रही है कि a जो हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो समझो, अगर a की जगह 0 हो गया तो 0 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अगर x 0 बन जाएगा तो x खत्म हो जाएगा, मतलब एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल की ही रह जाएगी, तो हमारी इक्वेशन गड़बड़ा जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे सवाल बनेंगे दो वेरिएबल के साथ, इसीलिए a को 0 नहीं रख सकते। सेम इसी तरीके से अगर हम b को 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन y खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन रह जाएगी। तो इसीलिए a और b की जगह 0 नहीं रख सकते। हाँ, c की जगह 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म में कोई बात नहीं, हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब लेकिन हम तो पेयर में खेलेंगे, दो दो इक्वेशन होंगी, तो कैसे पहचाने? तो दो इक्वेशन को आप ऐसे पहचान सकते हो, जो पहली इक्वेशन है उसको नंबर 1 नाम दे दो। मतलब पहली इक्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हो a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके लिए आप यूज कर सकते हो a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2। इस तरीके से ये आपकी पहचान हो जाएंगी कि अच्छा जी 2 वाले हैं तो दूसरी इक्वेशन की चीज़ें हैं, अच्छा 1 वाले हैं तो पहली इक्वेशन की चीज़ें हैं। फिर आपको काटना पीटना सॉल्व करना आसान रहेगा। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। साथ साथ अब मैं बात करूंगा ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन को कैसे दिखाते हैं, क्या लाइन बनती है, क्या होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए क्या, कि ग्राफ पेपर के ऊपर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी लाइन बनेगी हमेशा। ठीक है, जो भी हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल वाली, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, जो कैसी होगी, जो 2 वेरिएबल्स की होगी, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्या बनेगा उसका, उसकी एक हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, हमेशा एक सीधी रेखा उसकी बनेगी अगर हम उसको ग्राफ पे बनाने चलेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ ऐसा होगा, एक ग्राफ बनेगा, 2 इक्वेशन होंगी, ठीक है, एक की लाइन स्ट्रेट यहाँ बन जाएगी, एक की कहीं यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ कहीं भी बनेगी, बहरहाल वो सीधी ही लाइनें बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस सिंपल एज दैट, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भैया ग्राफ पेपर पे एक सीधी लाइन बनेगी हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। जैसे यहां पर एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो सॉल्व भी कैसे करते हैं, हाथ वाथ सीख लो, बहुत आसान है। हमको ऐसे करके एक डब्बा बनाना होगा और उसके अंदर हमको ये x और y है, इनकी वैल्यूज पुट करनी होंगी अलग अलग। जैसे कि यहां पर अगर मैं इसकी जगह x की जगह 0 पुट कर दूं तो ये वाला पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं फिर क्या होगा, फिर ये मेरा y 0 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ गए कोऑर्डिनेट्स के, भैया x आ गया 0 और y आ गया 5, फिर आ गया x5 और y 0। जब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ रखूंगा, भैया ये रहा x 0 y 5 और ये रहा मेरा 5 और 0 x5 और y 0। तो इस तरीके से जब दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे एक सीधी लाइन बन के आएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ग्राफ पे दिखाना होता है। सिंपल एज इट। आइए वापिस ही करते हैं बैक टू द पवेलियन। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक इसके जो हमारे पास इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, इसके अब हम सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो मेरी जो इक्वेशन है मैं वही लेता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। देखिए x और y की वो वैल्यूज जिनको हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में रखें और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, मतलब इक्वेशन को इक्वल साबित कर दें कि हाँ जी इक्वल है, तो वो वैल्यूज सॉल्यूशन होंगी, वही वैल्यूज इसका आंसर होंगी। कैसे, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर x की जगह पर रखा -1। क्या रखा, -1। तो x तो वेरिएबल है, हम कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू चेंज होती रहती है। तो 3 एज इट इज, x की जगह पर मैंने पुट करा -1 प्लस का प्लस 4 का 4 और इस y की जगह मैंने पुट करा 2। ठीक है, यहां पर मैंने इसकी जगह पर रख दिया y की जगह पर 2 इक्वल टू 5। तो ऐसा करने से अब क्या होगा, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 एकम 3 और -3 -1 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 दूनी ये हो जाएगा 8 4 2 8 इक्वल टू 5। अब ये है प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होती है, 8 में से 3 माइनस होंगे तो 5 बचेंगे प्लस के, तो 5 इक्वल टू 5। तो यहां से ये
इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब साबित हो गई कि हाँ जी दोनों साइडें बराबर हैं। कब बराबर है? कि जब हमने x की जगह पर रखा -1 और y की जगह पर रखा 2, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1, ठीक है। तो x बराबर -1 और y बराबर 2, ये है इसका सॉल्यूशन, ये है इसका आंसर, ये है इसका हल। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं कि x और y की वो वैल्यूज जो x और y की जगह पर हम रखें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाए, साबित हो जाए, प्रूव हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रूव हो गई, तो ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो सिंपल एज दैट, सारी बातें हमको समझ में आ गई हैं। अब आइए कुछ और ज़रूरी बातें हैं वो और जान लेते हैं। तो सॉल्यूशन की बात हुई है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे कितने कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जितने भी आपके सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो दो तरीके से आप सॉल्यूशन ला सकते हो। पहला तरीका है भैया वो ग्राफ वाला मेथड, जो मैंने आपको बताया कि भैया ग्राफ बनेगा और हर एक इक्वेशन की एक सीधी लाइन होगी, तो वो लाइनें जो होंगी इस तरीके से वो कहीं ना कहीं बनेंगी, उनसे सॉल्यूशन आएगा, बताऊंगा आपको डिटेल में। दूसरा है आपका एल्जेब्रिक मेथड, मतलब लिख कर हम कैसे करेंगे भैया जी, तो लिख कर सॉल्व करने के तीन तरीके हैं आपके पास। तरीका नंबर 1 है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज की जगह पर कोई और सी चीज रख देना, ठीक है। किसी के सब्स्टिट्यूट, किसी के बदले कोई और सी चीज यूज कर लेना, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंदर यही तरीका होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं, अपनी इक्वेशन जो मैं लेके चल रहा हूं शुरू से उसी को लिख देता हूं। 3x + 4y = 5, ये इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज यूज करना। तो यहां पर क्या करेंगे हम ना, x और y के जो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल के बदले दूसरा वेरिएबल उसकी जगह पर रख देंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे आप आंसर निकाल लेंगे। या तो आप x की जगह पर y रख दो या y की जगह पर x रख दो, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेट सपोज देखिए, मुझे यहाँ पर ना x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x यहाँ पर छोड़ के x के साथ जो कुछ भी है वो उधर भेज दूंगा। आप देखिए इधर इक्वल में यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, x के साथ यहाँ प्लस का 4y है, तो ये 4y जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 4y। और ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर ये नीचे जाके डिवाइड में आ जाती है, डिवाइड में आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई है कि 5 - 4y/3। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी सेम इक्वेशन के अंदर, मतलब 3x + 4y = 5 के अंदर ही x की जगह पर ये पूरा रख दूंगा, मतलब x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस सब से। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर अब 3 का 3 रहेगा, x की जगह पर ये सारा आ जाएगा 5 - 4y/3, और बाकी सब सेम रहेगा, प्लस का प्लस, 4 का 4, y का y, इक्वल का इक्वल, 5 का 5। अब ऐसा करने से क्या हुआ, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, मतलब x की जगह पर ये y वाला कुछ आ गया है। अब देखिए इक्वेशन के अंदर से x हट गया, सिर्फ y ही y बचा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन जो होंगी बेसिक, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो करेंगे, तो यहाँ से y की कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फिर वो वैल्यू आप यहाँ पे कहीं भी पुट कर देना, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसे x और y दोनों आपके निकल के आ जाएंगे। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल। आइए अगला करते हैं। अब अगला है आपका एलिमिनेशन मेथड, मेरा पर्सनल फेवरेट, सबसे आसान यही है और ये बहुत ही बढ़िया भी है, बहुत लॉजिकल है। देखिए नाम क्या है, एलिमिनेशन। आपने ये सुना होगा जो रियलिटी शोज आते हैं कि भैया वो एलिमिनेट हो गया, मतलब वो कट गया, खत्म हो गया। एलिमिनेट का मतलब भी होता है खत्म कर देना। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को कट कर देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल ही। किस तरीके से, आइए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हमारी वही इक्वेशन में लेके चलूंगा, 3x + 4y = 5। एक इक्वेशन ये है, दूसरी भी लिख देता हूँ जो मैंने लिखी थी, 6x + 7y और = 8। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के अंदर कोई सा भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाओ, अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करो और फिर उसको कैंसिल कर दो, कट कर दो, खत्म कर दो। तो इस तरीके से दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि 3x और 6x, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 3 जा 6, ये भी 6x हो जाएगा। तो ये 6x और ये 6x, ये फिर दोनों कट जाएंगे। तो आइए क्या करता हूं, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 की 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 3 = 6x, प्लस का प्लस, 2 की 4 से करूंगा 2 × 4 = 8y, प्लस और 5 दूनी 10, ये मेरी हो गई। इसमें मैंने पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। नीचे वाली में मैंने कुछ नहीं करा, नीचे वाली एज इट इज रहेगी, 6x प्लस का 7y और = 8। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, अब साइन चेंज करके देखिए क्या होगा। अब ये प्लस का 6x है, ये माइनस का है, तो ये दोनों
कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो गए। तो क्या बचा 8y में से -7y, 8y में से 7y घटा दो, 1y 1y बचेगा, मतलब खाली y बचेगा। तो y इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। ऐसे डायरेक्ट ही वैल्यू निकल के आती है। यहाँ तो भी आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। और देखो ना मेरी जो इक्वेशन मैंने ली थी उसमें अगर मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको y2 ही तो आ रहा था इसमें। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में हम डायरेक्ट ही आंसर लेके आ जाएंगे, बहुत आसान तरीके से। तो क्या करना है हमको एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है। अगर आप y एलिमिनेट करते, y को इक्वल करके काटते तो x की वैल्यू निकल के आती -1 जो हमारी आई थी यहाँ पर, ये रही, ठीक है, जो हमारा x -1 आया था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। y निकल के आ गया, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x निकल के आ जाएगा, सिंपल एज दैट। और तीसरा है आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका एक फॉर्मूला होता है, फिर इसमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाइज होती हैं, लेकिन सिलेबस से ये रिड्यूस हो चुका है, लास्ट ईयर भी रिड्यूस था, अभी भी रिड्यूस ही है। तो यही दो तरीके आपके सामने आपको सॉल्व करने। तो इसमें भी आसान जो है वो एलिमिनेशन वाला मेथड है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक तरीके से ऐसे आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी इक्वेशन। लेकिन क्या आपको तो एमआर शीट में गोला भरने के मार्क्स मिलेंगे ना, तो आपको फिर क्या मतलब कि आप इससे सॉल्व करें, इससे सॉल्व करें। तो आपको जो जल्दी सॉल्व हो सके, इससे जो आसान लगता है वो वाला तरीका अप्लाई करना है आपको, ठीक है। दोनों तरीके समझा दिए। अब सवाल करेंगे तो सवालों को भी सब करके समझाऊंगा मैं आपको दोनों तरीकों से, भैया इससे ऐसे आएगा, इससे ऐसे आएगा। तो ये रही आपकी इसकी बात एल्जेब्रिक मेथड की। अब ग्राफिकल मेथड को भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस फिर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो ग्राफ पे सॉल्यूशन की बात करूंगा तो 3 तरीके से हम ग्राफ पर सॉल्यूशन ला सकते हैं। कौन से तरीके हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतनी बात मैंने आपको बता दी कि भैया 2 इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर के अंदर, पेयर चलने वाला है। तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर एक साथ लिखेंगे तो पहली वाली को 1 1 बोल देना, दूसरी वाली को 2 2 करके नाम दे दो पहचान के लिए, मैंने आपको ये बता दिया। तो आइए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी लिख लेते हैं। लेट सपोज पहली इक्वेशन जो है वो हो जाएगी हमारी a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को हमने 2 2 नाम दे देंगे भैया, इस तरह से a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2। तो इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि लीनियर इक्वेशन पर ये जो हमारी वेरिएबल वाली इक्वेशन है इनकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी लाइन बनती है। तो ये हो सकता है कि जब पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, जब इसकी लाइन बनाऊंगा तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेट सपोज ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये हो सकता है दूसरी वाली की भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उसकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ सकती है। लेट सपोज ऐसे आ गई, ये उसकी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर दें ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ के वही वाले एक्स और वाई के जो पॉइंट होंगे वही सॉल्यूशन होगा, वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर एक जगह कट करेंगी तो एक आंसर निकल के आएगा, 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये होंगी आपकी क्या, कंसिस्टेंट होंगी, प्लस कैसे होगा 1 यूनिक सॉल्यूशन, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा निकल के। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन की हम बात करेंगे। जो दूसरी कंडीशन दोस्तों मेरे ये होगी कि दोनों की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये तो हमको पता है। तो ये लेट सपोज पहले की स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आ गई, पहली इक्वेशन को सॉल्व करके स्ट्रेट लाइन बन गई। और लेट सपोज ये दूसरे की बन गई। ये भी हो सकता है कि दोनों की स्ट्रेट लाइन तो बनेंगी, लेकिन ऐसे बन गई कि अब तो ये कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, दोनों पैरेलल आ गई। अब ये लाइनें तो कहीं भी ग्राफ पे जहां तक भी चली जाए काट ही नहीं सकती एक दूसरे को, तो मतलब ये बिल्कुल कट नहीं करेंगी, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे भैया ये है फिर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। या इसका हम लिख देंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कि इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। मतलब इन इक्वेशन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, एक्स वाई की वैल्यू निकल के ही नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि काट ही नहीं रहे कहीं पर भी इस तरीके से। तो ये आपकी ये हो जाएगी। अब तीसरा केस क्या है कि दोनों की स्ट्रेट लाइन होती है, पता है हमको। तो लेट सपोज एक की स्ट्रेट लाइन ये बन गई ग्राफ पे कहीं पर भी, और दूसरे की स्ट्रेट लाइन भी ये बन गई, मतलब बिल्कुल उसी के ऊपर के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक बन रही हैं। जब एक के ऊपर एक दोनों लाइनें चढ़ जाएंगी तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक आंसर मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अनंत हल, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे हमें, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे पे कट कर रही हैं, तो हर एक पॉइंट पे एक आंसर है। तो ये भी आपकी होगी कंसिस्टेंट, इसको हम लिख देंगे कंसिस्टेंट है ये। और कैसे हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको इसके मिल जाएंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है ये। तो ये तो ग्राफ देखकर हमने पहचान लिया। अब
एक बात और, इनको हम बिना ग्राफ बनाए कैसे पहचान लें, ये तो हमें पता चल जाएगा तो मजे आ जाएंगे हमारे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बिना ग्राफ भी मत बनाना, सिर्फ इक्वेशन को देखना और पता कर लेना कि इसका एक आंसर आएगा, बहुत सारे आंसर आएंगे या कोई आंसर नहीं आएगा। कैसे पता करेंगे बताता हूं। देखिए, अगर उन इक्वेशन का क्या हो, अगर उन इक्वेशन का a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, ठीक है, दो इक्वेशन ले लेना, कोई सी भी जो भी इक्वेशन होंगी, अगर उनका a1 a2, अभी a1 a2 क्या है, a1 a2 है ये x1 व x2 के साथ वाले, अगर उनका a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, तो भैया उस इक्वेशन का एक आंसर आएगा। जैसे जो मैंने एग्जांपल लिए थे इक्वेशन के, जो मैं चलाता चला आ रहा हूँ उसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइड में ही, क्या क्या एग्जाम्पल थे मेरे, 3x + 4y + 5 एक इक्वेशन मेरी ये थी, ठीक है, ये मैंने लिखी थी। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या थी, दूसरी इक्वेशन मेरी थी 6x + 7y + 8 = 0, दूसरी इक्वेशन मेरी ये थी। अब मैं इसमें अगर बात करूं a1 a2 की, देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये पहचाने यूनिक सॉल्यूशन की। a1/a2 मतलब 3 और 6, तो 3/6 इक्वल टू b1/b2 4/7, 4/7, क्या 3/6 4/7 बराबर होते हैं? नहीं होते। तो यस, ये वाली कंडीशन फुलफिलमेंट हो गई, तो इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नहीं तो क्या पहचाने यूनिक सॉल्यूशन की, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो उसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, सिंपल एज दैट। अगर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब नहीं आएगा कि जब आपका a1/a2 जो हो वो तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो भैया नो सॉल्यूशन, तो देख लेना कि बराबर है या नहीं है, सिंपल एज दैट। इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की पहचान ये है कि भैया इनका रेशियो मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी बराबर होगा c1/c2 के। मतलब ऐसी इक्वेशन जिनके a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रेशियो बराबर हो जाए तो उसका आएगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये है आपकी देखने वाली पहचान कि आप उनके ये x y, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखकर पहचान लोगे कि इसका सॉल्यूशन आएगा क्या नहीं आएगा, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हुआ हूँ इसलिए। अब हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे, सिंपल से लेंगे, थोड़े पहले आसान आसान, और फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहला आपके लिए ले लिया है, पूरा एक केस है, उसके ऊपर बेस्ड 4 से 5 एमसीक्यूज है। बड़ा सवाल इसलिए कि एक ही सवाल से हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकेंगे। आइए देखिए सवाल पढ़ते हैं। रमन वेंट टू अ लोकल मेला ड्यूरिंग दशहरा, दशहरे के फेस्टिवल में रमन एक लोकल मेले में गए। ही एट, वहां पर उन्होंने जलेबी खाई, चाट खाई, बल्ले पापड़ी टिक्की, ये सब चीजें वहां पर उन्होंने खाई हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले द रिंग गेम इन विच अ रिंग इज थ्रोन ऑन द आइटम डिस्प्लेड ऑन द टेबल। वहां पर उन्होंने गेम खेला। कमेंट करके बताना क्या आपने वो गेम खेला है कभी। गेम इस तरह का है कि वहां पर एक टेबल के ऊपर ना कुछ अलग अलग आइटम्स रखी हुई हैं और आपको इस टाइप की एक रिंग मिलती है, और वो रिंग आपको ऐसे करके फेंकनी होती है, जिस चीज के ऊपर वो रिंग गिर जाएगी वो चीज आपको मिल जाएगी। इस टाइप का गेम मेलों में अक्सर देखा होगा आपने। तो ऐसे करके रिंग फेंक दी जाती है। अभी ये रिंग गिर गई कैमरे के ऊपर तो भैया कैमरा मेरा हो गया, आज मैं कैमरा घर ले आऊंगा अपने, ठीक है, ऐसा गेम वो होता है। आगे उन्होंने एक दूसरा गेम भी खेला। दूसरा गेम उन्होंने खेला है बलून शूटिंग गेम, मतलब बलून को फोड़ने वाला गेम। मतलब एक बंदूक, एक राइफल दी जाती है और उससे ने बलून पे निशान लगा के बलून को इस तरीके से फोड़ दिया जाता है। ये दो गेम उन्होंने खेले। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है टेकिंग द कॉस्ट ऑफ वन रिंग टू बी ₹X। ये मानते हुए कि एक बार रिंग फेंकने वाले गेम की कीमत X रुपये है, मतलब X रुपये दो और एक बार रिंग फेंक लो। तो कॉस्ट ऑफ रिंग गेम, ठीक है, वन रिंग गेम, यहां पर हम लिख देते हैं पहले, जो हमें पता चलता रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ, ठीक है, किस किस की कॉस्ट है। पहला गेम है रिंग गेम, ठीक है, रिंग फेंकने वाला गेम, रिंग गेम मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो है आपका ₹X रुपये का। और दूसरा है वन बलून गेम, एक बार एक बलून फोड़ने वाला गेम की जो कीमत है वो Y रुपये है। तो बलून, यहाँ पे बलून शूटिंग, मैं खाली बलून लिख देता हूँ, बलून शूटिंग समझ जाना, ये है आपका Y रुपये के, इसके लिए आपको Y रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनानी है। अब कैसे बनानी है, कुछ कंडीशन तो बताओ। कंडीशन ऊपर लिखी हुई है, आइए कंडीशन पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं। तो कंडीशन लिखी हुई है द कॉस्ट ऑफ 3 बलून शूटिंग गेम,
3 बार बलून शूटिंग गेम खेलने की जो कीमत है एक्सीड्स, बढ़ जाती है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ 4 रिंग गेम्स, 4 रिंग गेम से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, बाय 4, 4 ज़्यादा है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग अब बनाएंगे इक्वेशन। ध्यान देना, बहुत छोटा सा, एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन उससे गलती बहुत बड़ी होती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 बलून शूटिंग गेम की बात हो रही है, तो बलून शूटिंग गेम है y, तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3y, कि भैया y जो है एक बार है तो 3 बार खेला तो 3y हो गया। और यहाँ पर 4 रिंग गेम जो है 4 बार खेले गए, तो रिंग गेम की जो कीमत है वो x है, तो ये 4 बार खेला गया तो ये 4x हो जाएगा। अब हमें बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए तो इक्वल का निशान चाहिए। हमने अभी इसी वीडियो के कॉन्सेप्ट में पढ़ा भैया इक्वल लगाना पड़ेगा इक्वेशन के लिए, तो इक्वेशन क्रिएट करने के लिए इक्वल मैंने लगा दिया। अब सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया कॉस्ट ऑफ 3 बलून शूटिंग गेम एक्सीड, 3 बलून शूटिंग गेम की जो कीमत है वो ज़्यादा है, ठीक है, इससे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे करेंगे अच्छा ये 4 ज़्यादा है ना, तो भैया लो +4 कर दो, और ये करते ही पूरा सवाल गलत है, आपने ना स्पीड दिया पूरे सवाल का ही, समझ लो। यहाँ पर अब आगे जितने भी सवाल आप करेंगे ना सारे के सारे गलत होंगे। क्या गलती हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था इक्वेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जहाँ पर बराबरी दिखाई गई हो, इक्वलिटी दिखाई गई हो, ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर हो, तो ये और ये बराबर होने चाहिए। हमसे ये कहा गया है कि भैया 3 बलून शूटिंग गेम जो है वो एक्सीड्स है, वो ज़्यादा है, कितने, 4 ज़्यादा है, मतलब ये तो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर +4 करना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो हम यहाँ पर करेंगे 4x के साथ +4। अब ये बराबर हुई है, अगर आपने पढ़ा आपने बलून शूटिंग गेम एक्सीड द ये बाय 4, ये 4 ज़्यादा है, आपने 4 इधर कर दिया, तो भैया ये आपने 8 ज़्यादा कर दिया। अब कि 4 तो पहले से ज़्यादा था, ये आपने +4 कर दिया, 8 ज़्यादा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको इधर नहीं जोड़ना, फिर ये चीज़ आपको इधर जोड़नी। अब ये बैलेंस हो गई, समझ में आई बात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख दो बस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 4x आ जाएगा, 4x, फिर आपका देखिए अच्छा कि 3y अब इक्वल के उस तरफ है, तो जब ये इधर आएगा इक्वल के, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, 4x माइनस 3y, और ये जो 4 है उसको आप उधर भेज दो, उस साइड भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा -4, क्योंकि ये +4 था, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। चलिए अब अगली इक्वेशन बनाते हैं, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बलून शूटिंग, ठीक है, 3 बलून शूटिंग बोले तो 3y, ये आ गया, और क्या क्या है, एंड 4 रिंग गेम्स, ठीक है, रिंग गेम्स जो है वो 4 है, ये लिखा 4 रिंग गेम्स, ठीक है, तो 4 रिंग गेम हमारे रिंग जो गेम थे वो कितने थे, x थे, तो ये 4 हो गए। इन दोनों की कीमत, मतलब 4 बार ये गेम खेला, 3 बार ये गेम खेला, और इनका जो टोटल बैठा वो कितने रुपये बैठा, वो भैया 20 रुपये बैठा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब बस फटाफट से ऑप्शन में देख लो कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें कि दोनों इक्वेशन आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने नजर मारी, यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर देखिए 4x माइनस 3y इक्वल टू -4, 4x माइनस 3y इक्वल टू -4, और 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, तो ये है हमारा सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी, ये आप लगा देना। समझ में आई बात, तो ये देखिए क्वेश्चन एक ही था, लेकिन उसको बनाने से पहले हमको क्या क्या करना पड़ा, ये मेन चीज़ है। यही है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर चीज़ें लंबी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे की शुरुआत करूंगा। अब अगला सवाल है ऑप्शन बी, द कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम एंड 1 बलून गेम। अब एक एक की कीमत बताओ भैया क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आपके रिंग गेम आ जाएंगे, वाई की निकालनी पड़ेगी, बलून गेम आ जाएंगे। एक्स और वाई कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा रखा भैया, 3 तरीके हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आसान होता है तो मैं वही लगा देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं बराबर करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 4x बराबर है, तो हमें वो बराबर भी नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल एजेड क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर साइन चेंज कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, प्लस और माइनस आपस में
कट गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर x तो हमारा खत्म हो गया। अब देखिए ये माइनस का 3y और ये भी हो गया माइनस का 3y, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3y और 3y ये हो जाएगा 6y आपका माइनस का, इक्वल टू इधर हो जाएगा 20 और 4 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, 20 और 4 आपकी हो जाएगा 24, तो ये हो गया, यहाँ से ये कट गया, तो y आपका आ जाएगा कितना, 6 चौक 24, तो यहाँ से आपका y निकल के आ गया 4। तो y 4 देख लो कौन से में आपको दिखाई दे रहा है, y है दूसरी वाली कीमत, तो यहाँ पर 4 मुझे दिख रहा है पहले ऑप्शन में, ये रहा y 4, तो मुझे x की निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया इसका b का ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है, क्योंकि मुझे इससे से हिंट मिल गया। तो यहाँ से हमने इसका ऑप्शन नंबर ए और बी कर लिए हैं, इनको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। वैसे नोट करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। आपका आंसर यहाँ लिखे हुए। आइए अब अगले हम करेंगे इसके बाकी के ऑप्शन। ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जरिए जो लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर इक्वेशन की यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसके थ्रू जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस किस पॉइंट पर काटेगी। तो मतलब हमें इसकी ग्राफ पे लाइन बनानी पड़ेगी। हाँ जी, तो आइए ट्राई करते हैं, बिना ग्राफ के भी काम चल जाएगा। कैसे, आइए बताता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो ये 4x माइनस के 3y और इज इक्वल टू माइनस का 4, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, बॉक्स बना लो और उसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो आइए फटाफट से एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स के अंदर x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, आप 2 या 3 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, जितनी भी निकाल लो, मैं 2 निकाल रहा हूँ, भी आप 3 तक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप कैसे कैसे वैल्यूज़ निकलेंगी। तो यहाँ पर है आपकी इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हालांकि ये चीज़ मैं माइंड में कर सकता हूँ, आपके लिए लिख के आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह, इस y की जगह मैं रख दूंगा 0 पुट कर दूंगा, अगर मैं y की जगह रख दूँ 0 पुट, अब क्या होगा ऐसा करने से, ये होगा भैया y की जगह 0 होगा। अब यहाँ पर ये होगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा पूरा खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 3 सब कुछ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पर ये जो 4 है, यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी -1। तो y 0 रखने पर x आ गया आपका -1। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको मैं चेंज देता हूँ। अब दोबारा से देखो, अब अगर मैं इस x की जगह पर 0 रखता हूँ, ठीक है, अब मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ, अब यहाँ 0 पुट करूँगा तो 4 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, यार पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा मेरे पास, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 4, ये रह जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, y की वैल्यू निकालनी होगी, तो 4 इधर है, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो y आ जाएगा मेरा 4/3। तो क्या क्या पॉइंट निकल के आ गए x और y के पॉइंट आपके निकल के आ गए -1 और 0, और इधर आ गया 0 और 4/3। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में ये है -1 और 0, 0 4/3, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, -1 और 0 और 0 और 4/3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे हमको पॉइंट निकालने थे, ये हमने इसके पॉइंट निकाल लिए। आइए इसके अगले सवाल देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मुश्किल मैं नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत तमीज़ से। देखिए, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द 2 लाइन्स इन द एक्सिस इज, हमको अब एक ट्राइंगल का एरिया बताना है। भाई ट्राइंगल कहाँ से आ गया इसके अंदर, देखिए बात समझिए। हमको ये पता है कि भैया हर एक इक्वेशन की यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो जब इसका कोई ग्राफ बनेगा, लेट सपोज रफली, तो एक स्ट्रेट लाइन इसकी बन गई, एक इसकी बन गई, कहीं से भी, तो भैया कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो आइए अब हमें पहले ये लाइंस बनानी है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इनकी लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब हमें रफली थोड़ी करना है, अब तो एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा हमको। तो एग्जैक्ट ही लाइन बनेगी इसकी ग्राफ में और एग्जैक्ट ही इसका आंसर आएगा। तो आइए देखिए, पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट हमने निकाल लिए थे, इधर के भी 2 निकाल लिए थे, वो 4/3 था। अब 4/3 पॉइंट में आ जाएगा, फिर पॉइंट में ग्राफ पे लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए इसकी कुछ और वैल्यूज हम पुट करके निकालेंगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू तो हमने निकाल ली थी कि अगर हम y 0 रखेंगे तो भैया ये इसको पढ़िए कि -1 आ जाएगा। एक दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि x की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 4 दूनी 8 और फिर ये 12 हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। अगर देखिए x की जगह पर मैं 2 रख दूँ, इस वाले x की जगह, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 8 हो जाएगा। ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है और वो माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, तो माइनस के 12 हो जाएंगे इक्वल के उस तरफ। ठीक है, तो इक्वल के इस तरफ इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे, और इधर रह जाएगा माइनस का 3y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो y इज इक्वल टू 4 3 चौक 12, तो y हमारा 4 आ जाएगा x को 2 रखने से।
ठीक है, ये हमने इसकी 2 वैल्यूज़ निकाल ली। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ, दूसरी इक्वेशन जो हमें दे रखी थी, तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, मैंने ये करा, यहाँ पर ये करा, y की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये y पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर ये होगा भैया 4x = 20, तो 4 से 20 जाएगा 5 बार 4 5 20, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। तो y 0 रखने पे x 5 आ गया। कुछ और रख के देखते हैं। अब x की जगह मैं कुछ रखूँगा, x की जगह मुझे रखना पड़ेगा जो 3 से कट जाए। मुझे इस 20 को ऐसा बनाना है जो 3 से कट जाए। तो 20 में अगर मैं इधर से ये 4 किसी तरीके से जोड़ पाऊँ, 20 और 4 24 कर दूँ, तो 3 × 24 ये कट जाएगा। तो आइए करते हैं। तो इस 20 में ये 4 हमको प्लस करवाना है। तो प्लस करवाने के लिए इस 4 को हमको इधर अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह रखूँगा -1। ऐसा करने से ये होगा, अब ये 4 है ना, 4 1 4 और ये -4 हो जाएगा। ये -4 फिर उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो 20 और 4 24 हो जाएंगे। फिर उस 24 को ये 3 काट देगा, 3 × 24, तो यहाँ पर y हमारा 8 निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ऐसे आपको सोचना है वैल्यूज़ रखने में कि कैसे नंबर जो है पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में रखने फिर आपको यहाँ दिक्कत होगी, पॉइंट में कहाँ ढूंढते फिरोगे आप पॉइंट वाला नंबर। तो इसीलिए पूरे पूरे नंबर सारे आ गए। अब आइए इनको प्लेस करते हैं। देखिए शुरू करते हैं, हम सवाल अपना करना है यहाँ पर। तो x -1 रखने पर y आया 0, तो x वाली x एक्सिस पे आ जाओ। -1 रखने पर ये रहा -1, x y आया 0, मतलब y पे कहीं नहीं बढ़ना, तो यही हो जाएगा। तो यही पॉइंट आपका हो जाएगा x -1 और y 0 का। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वही हम जूम करके दिखाएंगे ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा, ताकि आपको बड़ा सा दिखे। देखिए आगे, अब 2 और 4, अब 2 और 4 रखना है। x 2 रखने पर y 4 आया, तो x 2 रखने में y 4 आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x2 y 4। ये दोनों पॉइंट आ गए। एक लाइन ड्रॉ कर दो इनसे। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ऐसे करके मिलाएंगे तो इस तरीके की कुछ एक लाइन यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी लाइन ड्रॉ गई। लाइन जिसकी ड्रॉ करेंगे उसके लास्ट में कहीं भी लाइन की एक तरफ ना उस इक्वेशन को भी आप लिख देंगे, ताकि पता चल जाए कि भैया ये जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की। तो ये लाइन है आपकी 4x - 3y = -4 की, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया आपको, आप तमीज़ से बनाना। अगला इसकी अब रखते हैं। x 5 रखने पर y आया 0, तो x 5 कहाँ पर है, x पे 5 जाएंगे, y 0, मतलब y पे कहीं नहीं, तो यही हो गया। तो ये आ जाएगा आपका x 5 और y 0। फिर है x -1 रखने पर y आया 8, तो x -1 रखने पर y आया 8, तो y में जाएंगे 8 तक। ये आ गया x क्या है, x -1 और y का 8। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाएंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट आपका इस तरीके से कुछ मिलता हुआ नीचे की तरफ जाएगा और ये लाइन आपकी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, 4x + 3y = 20। ये इसकी लाइन है, दोनों की स्ट्रेट लाइन बनी है। अब यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बन गया। देखिए ये रहा, ये ट्राइंगल जो आपका बना है इसकी हमको बतानी है एरिया। एरिया कैसा निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मतलब बेस और हाइट, उसका आधार और उसकी ऊंचाई की गुणा का आधा कर। जो देखिए आधार कितना है, आधार है यहाँ 0 से 5 तक, तो इधर 5 यूनिट ये है और 1 यूनिट इधर ये -1 तक गया, क्योंकि इधर तो -1 से 5 तक ये हो जाएगा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मेरा आधार हो गया। हाइट कितनी है, हाइट उठी है 4 यूनिट तक, 4 यूनिट की हाइट होगा तो 6 × 24, 24 का आधा कर देंगे 12, तो 12 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 12 स्क्वायर यूनिट। ऐसे हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। तो हालांकि नंबर तो आपको सिर्फ इसके ही मिलने हैं, ऑप्शन डी कहीं से भी आपने पूछ के लिख दिया सही है, लेकिन भैया उसके पीछे मेहनत कितनी हुई है ये हमको करना आनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत अगर आपको आती होगी तो ही आप उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखिए कि ऑप्शन ई जो है बेसिकली वो है द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको निकालनी है, और हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, एक छोटी सी इक्वेशन ये है और एक ये। आइए इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, -x + y, माइनस का x + y = -1, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी है x + ky = 5। तो हमें इस k की वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। विल बी इनकंसिस्टेंट, अगर ये इनकंसिस्टेंट हैं तो। अब ये इनकंसिस्टेंट वर्ड मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ग्राफ वाले सॉल्यूशन समझाए थे, कि जब 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, मतलब दोनों जो लाइन बनेंगी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। उसकी मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि बगैर ग्राफ बनाए पहचान क्या थी, वो पहचान ये थी कि अगर
A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 के, तो कंडीशन होगी आपकी इनकंसिस्टेंट वाली, नो सॉल्यूशन वाली। ये मैंने आपको बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखेंगे। तो A1 A2 क्या होते हैं, एक्स के साथ वाले। तो यहाँ एक्स के साथ है माइनस, जब कुछ भी ना हो तो 1 मानेंगे, तो बेसिकली -1। तो ये है आपका -1 अपॉन नीचे है आपका +1 इक्वल टू, यहाँ y के साथ है ऊपर 1, जब कुछ भी ना हो तो 1, और यहाँ नीचे y के साथ है k, ये आ गया, और इज नॉट इक्वल टू -1 और 5। अब ये तो बराबर नहीं है, ठीक है, ये तो बराबर नहीं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, इसमें कुछ कर सकते हैं आप। जब ये बराबर है तो इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो k की होगी -1 में, तो ये हो जाएगा माइनस का k, 1 की होगी 1 में, 1 1 जार 1 हो जाएगा। अभी जो माइनस का माइनस है ये उधर चला जाएगा, इसमें लग जाएगा -1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपकी k की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी फिर -1। तो यहाँ से ये आ गया आपका आंसर, ये थी आपकी कंडीशन, और हमारा k आ गया -1। तो k इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। ऐसे ही छोटा सा आसान सवाल था, ये हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इस तरीके से हमको मिलेंगे 5 नंबर 5 सवालों के जवाब देने के। लेकिन ये चीज़ें जल्दी जब ही हो पाएंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी ऐसे सवालों पर, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि करना क्या है कौन से सवाल में, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की और मैं कर रहा हूँ। आइए अगला सवाल एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने बड़ा सा है, जिसके अंदर 5 MCQs हैं। ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी इसी वीडियो के अंदर। सवाल पढ़ेंगे टैक्सी के ऊपर, एक सवाल एक सिनेरियो केस बनाया गया है, आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक शहर के अंदर टैक्सी का किराया, उसके चार्जेस दिए गए कि किस टाइप से वो चार्ज लेती है। तो 2 टाइप से लेती है। पहला है आपका फिक्स्ड चार्ज, कि आपसे कुछ तो वो फिक्स चार्ज लेगा टैक्सी वाला, कि इतने रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे, 150 रुपया देगा, ठीक है, लेगा इस तरीके से। अब आगे दूसरा जो चार्ज है वो है आपका डिस्टेंस कवर्ड, कि आप जितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे उतना आपको फिर उसका किराया, उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो 2 चार्ज हो गए, यही दोनों वो वेरिएबल हम लेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है, जो किराया होता है वो तो बदलता रहेगा ना, कभी कुछ किराया लगेगा कभी कुछ किराया लगेगा, तो इसलिए यही दोनों वेरिएबल है सवाल के अंदर। तो हम वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे। कौन कौन से हमारे वेरिएबल हैं? पहला हमारा है फिक्स्ड चार्ज का, तो उसको हम एक्स मान सकते हैं, फिक्स्ड चार्ज, जो क्या हो गया, जिसको हमने मान लिया लेट सपोज ₹x। और दूसरा है आपका डिस्टेंस कवर्ड वाला चार्ज, के चार्ज जितना भी आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से आपको वो चार्ज देना पड़ जाएगा, तो उसको हमने y मान लिया। अब क्या होता है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर के y रुपये हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर में, देखिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप इस तरीके से 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के y रुपये हैं। अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा तो कितने, तो 10y लगेंगे। तो आपका 10y ये आ जाएगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। और फिक्स्ड चार्ज आपको देना ही देना पड़ेगा, जो कि फिक्स्ड है, मतलब जो कि किराया है देने का जो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड वाला हमारा क्या है, एक्स है, मतलब इतने रुपए तो आपने जब टैक्सी हायर कर ली तो आपको देने देने हैं। और ये है आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, 10 किलोमीटर चले 10y, ये आपका फिक्स्ड वाला था। ये मिलकर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹165, तो 165 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। इस तरीके से एक आपकी इक्वेशन ये बन के तैयार हो गई। आगे लिखा हुआ है एंड, अब आगे की दूसरी इक्वेशन के लिए फॉर अ जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको 277 रुपये देने पड़ेंगे। तो 18 किलोमीटर की जर्नी की अगर हम बात करें तो देखिए फिक्स्ड चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, 150 रुपया लेगा, ये तो देना ही देना पड़ेगा आपको। उसके बाद 18 किलोमीटर के लिए आपका 18y हो जाएगा, मतलब जो आपका पर किलोमीटर वाला है वो 18y हो जाएगा, 18 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमने y माना है 1 किलोमीटर के लिए, तो 18 किलोमीटर के लिए 18y, सिंपल एज इट। तो ये आपका है 277 रुपये। इस तरीके से आपकी 2 इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, आइए ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला है हमारे पास सवाल MCQ, द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है, आपको ये x बताना है, और आपको डिस्टेंस ये वाला पर किलोमीटर वाला बताना है, ठीक है, चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। ये जो हमने माना है डिस्टेंस कवर्ड या चार्जेस, ठीक है, ये तो चार्ज है हमारे, तो हमने 1 किलोमीटर का y माना है, तो मतलब हमें x और y मानने निकालने, इनको सॉल्व कर लो। यहाँ पे x सेम है ऑलरेडी, तो इसको डायरेक्ट मैं काट दूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए क्या करूंगा, मैं इनके साइन चेंज करूंगा और अब मैं यहाँ पर से x को उड़ाता चला जाऊंगा। तो x ये प्लस का ये माइनस का, ये तो आपस में
कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आगे की चीज़ें क्या बची देखिए, अब यहाँ पर कि 18y माइनस का है, ये 10 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 18y में से 10y घटा दो तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 8y माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, बड़े नंबर में तो छोटा माइनस करेंगे, ठीक है बच्चे, ये मत करना कि ये ऊपर लिखा हो तो इसमें से माइनस करो, हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होता है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर ये 277 है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा आपका, 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 112 आएगा माइनस का, ठीक है माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए y निकालना है ना हमको, 112 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हो जाएगा, कैसे होगा, 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचेगा, वो 3 आगे जाके ये 32 बन जाएगा, 32, 8 चौक 32 होते हैं। तो इस तरीके से हमारा y निकल के आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आ गई 14। y क्या माना था हमने, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए वो ले रहा है पर किलोमीटर का 14 रुपये। यही y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ रखूंगा मैं, तो y की जगह यहाँ पर मैं एक चौथा रखूंगा, तो ये चौथा दाम हो जाएगा 140, ठीक है। अब ये 140 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सिंपल सी बात में मुझे एक रफली कैलकुलेशन करनी है, 165 में से 140 माइनस कर देने हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 25 रुपये। तो ये मेरी आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको x और y दोनों की वैल्यूज निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, जहाँ पर x जो है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो 25 रुपये हो, और जो आपका पर किलोमीटर वाला वो 14 रुपये हो। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका फिक्स्ड चार्ज पहली वाली चीज़ 25 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर दूसरी वाली चीज़ 14 रुपये। तो ये ऑप्शन सी के अंदर मुझे देखने को मिल जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिंपल एज इट मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो ऑप्शन लगाने के लिए सारी तैयारी हमारी थी, ठीक है। अब अगला है आपका द टैक्सी फेयर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर आप 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो कितने रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो भैया क्या है, फिक्स्ड चार्ज आपको देना है एक, जो कि हमारा x है। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ आपको देनी है वो क्या है, वो है आपका फिक्स्ड चार्ज जो हमने x माना था, और 25 किलोमीटर चले हैं तो 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर का है y, तो यहाँ पर 25 आ गया। ये किराया आपको देना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 25 प्लस ये वाला 25 आ गया। y क्या है हमारा, क्या निकल के आई थी y की वैल्यू 14, तो यहाँ पर आपको 14 रखना है, बस सिंपल एज दैट। ये आपका 25 आ जाएगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 14 5 70 का 0, हासिल लगा 7, 14 दूनी 28 और 7 35, तो ये आप क्या 350 आ गया, 350 और 25 375, तो 375 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर बी 375, ये आपका हो गया। इस तरीके से आपके 2 नंबर तैयार हो गए, एक ही केस बेस्ड वाले के अंदर से 2 सवाल आपके तैयार हो गए, ये ऑप्शन बी। इसके अंदर और भी हैं अभी, तो आइए अब उन ऑप्शंस को देख लेते हैं। मैं साइड में हो गया हूँ, आपको ये नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस हैज, यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनके क्या सॉल्यूशन होंगे, क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा एक, क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बहुत सारे अनंत हल आएंगे, या नो सॉल्यूशन, या कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, या कांट बी डिटरमाइन, या तय नहीं किया जा सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है आपकी -3y प्लस का 4, अच्छा -3x प्लस का 4y इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन आपकी ये है। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर 9/2x, मतलब x के साथ है 9/2x, माइनस का है फिर 6y और प्लस का है 15/2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है। आइए पता लगाते हैं। देखिए पहले क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले आइए, मतलब जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर रख दीजिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 15/2 इधर है, लेकिन इसका ये जो c है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये इक्वल के उधर है, तो मैं ये करता हूँ इसको भी उधर ले आता हूँ, या तो इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले आओ, मतलब सबको एक जगह रखो जो भी चीज़ें जहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका ये इधर है ना कांस्टेंट वाला पार्ट, ये जो सी होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर से हटाकर उधर ही ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फिर -15/2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है आ गई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर करना है, यहाँ पर वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके निकालेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या आता है। तो a1 a2 की अगर हम बात करें तो a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसको हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। केस आपको याद होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर a1/a2 बराबर ना b1/b2 के, तो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा अगर आपका ये कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ये हो कि a1a2 b1b2 तो बराबर है, लेकिन b1 b2 और c1 c2 बराबर नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर क्या होता है, फिर आपका होता है नो सॉल्यूशन, के कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। लेकिन अगर तीनों बराबर हो जाए तो आता है आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इसका क्या निकल के आने वाला है, ठीक है, देखते रहेगा, मजा आएगा। तो a1/a2 तो -3
अपॉन 9/2, तो 9/2 ये मैंने इसका रख दिया। यहाँ पर आ जाएगा आपका ऊपर है 4 और नीचे है -6, ये रख दिया इक्वल में। यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर है 5 और नीचे है -15/2। आगे कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, जब नीचे बटे की बटे हो तो ये सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाता है, तो ये जो 2 नीचे है ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पर -3 के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा माइनस का 2/3। यहाँ पर इसी तरीके से ये 2 नीचे है ना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ, और नीचे रह जाएगा -15। आगे और सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/3, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा -2/3, ये है आपका -2/3। और इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये भी हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पर क्या पाया हमने ये पाया कि a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, और वो इक्वल हो गया c1/c2 के। मतलब कौन सी कंडीशन लग गई? यही वाली कंडीशन लग गई कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। किसकी है ये कंडीशन है आपकी इनफाइनाइटली मैन्युअल सॉल्यूशन की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि इसके अनंत हल आएंगे, मतलब इसकी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। इस तरीके का ये सॉल्व हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में हमको निकालनी है के की वैल्यू। 2 इक्वेशन दी गई हैं, उनके अंदर के है, के की वैल्यू बतानी है। आइए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है आपकी ये रही 2x + 3y = 7। तो मैंने लिखा 2x + 3y = 7। दूसरी इक्वेशन क्या है देखिए, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है k-1, x के साथ है k-1x प्लस y के साथ है k+2, तो k+2y और फिर इक्वल में है 3k। ये दोनों इक्वेशन है, के की वैल्यू बतानी। एक हिंट हमें दे रखा है, हिंट हमें ये दे रखा है कि के की वैल्यू बताओ जब जब क्या हो कि इनका हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब जब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इनका सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अभी पिछले ही ऑप्शन में तो हमने बात करी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब होते हैं, कब होते हैं बताओ ना? अरे जब होते हैं जब a1/a2 जो हो वो बराबर हो जाए b1/b2 के, और वो बराबर हो जाए c1/c2 के। ये कंडीशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए रख देते हैं अब। तो a1/a2 तो 2/k-1, तो 2/k-1 बराबर होगा 3/k+2 के, और वो बराबर होगा 7/3k के। समझ में आई बात? तो ये बराबर ये हमने रख दिया है। ये दोनों पार्ट बराबर है और ये दोनों पार्ट भी बराबर है। तो आइए इनको अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई भिड़ा दो इस तरीके से, और इधर सॉल्व कर दो, इनकी भिड़ा के उधर करेंगे। आइए करते हैं। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई होगी k और 1 में, तो k-1 में होगी, तो 3 की k में होगी तो हो जाएगा 3k, माइनस का माइनस 3 की 1 में होगी तो हो जाएगा 3। ऐसे इक्वल का इक्वल आ गया। 2 की k में होगी तो ये हो जाएगा 2k, और इसी 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 2 4। अब यहाँ पर ये 3k ऑलरेडी है, ये वाला 2k इधर आके माइनस का 2k हो जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा, और ये जो माइनस का 3 है ये उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k चले गए, क्या बचा? 1k बचा आपका, तो खाली k बचा। k = 4 + 3 7। तो इधर से k की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 7। ठीक है, वैसे तो आंसर लगा सकते हो, और अच्छा आंसर चाहते हो भैया मजबूती वाला, अंबुरिया सीमेंट वाला, तो इधर को भी ट्राई कर लो। अब यहाँ पर 7 की k में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7k + 7 दूनी 14 = 3 की 3k में हो जाएगी तो हो जाएगा 3 3 9k। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर 14 इधर ही छोड़ दो, ये 9k इधर है, ये 7k माइनस का 7k हो जाएगा उधर जाके, तो इधर बचेगा आपका 2k = 14, और 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, तो k = 7। तो दोनों ही हालतों में, दोनों ही कंडीशन में हमारी तरफ दोनों ही केस में k = 7 आ गया। तो इसका मतलब अब हम बिल्कुल श्योर है, 200% श्योर है कि हमारी जो k की वैल्यू होगी वो होगा ऑप्शन डी 7। इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, मजा आया होगा आपको। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसका ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं। अब ई क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है कि भैया यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका क्या एरिया, उसका क्या क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए फ्रॉम द ग्राफ बिलो, नीचे दिए गए ग्राफ से द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताओ, उस ट्राइंगल का एरिया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, फॉर्म बाय द 2 लाइन, जो 2 लाइनों से मिलकर बना है और वाई एक्सिस से मिलकर बना है। अब एक सवाल और हमने करा इसी वीडियो में ऐसा ही, लेकिन उसमें क्या था कि 2 लाइनों से मिलकर बना और एक्स एक्सिस से। तो ये कंफ्यूजन ना करना आप, ये इस चीज में आप बहक मत जाना कि हर बार नीचे वाले ट्राइंगल का ही बना दो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है कि किस किस से बनवा के ये पूछ रहा है। देखो तो यहाँ हमसे पूछ रहा है ये, अगर मैं बात करूँ कि 2 लाइन्स, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्लस वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से जो बनेगा ट्राइंगल उसका एरिया निकालना है, मतलब ये होती है आपकी वाई एक्सिस, दिख रहा है ना, वाई लिखा हुआ ये रहा। तो ये वाली लाइन,
और ये दोनों लाइन, तो एक लाइन ये हो गई आपकी, एक लाइन दूसरी ये हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। तो इस ट्राइंगल का अब हमको एरिया बताना है, इस वाले का नहीं बताना, ठीक है। इसका निकालोगे गलत हो जाएगा आंसर। तो आइए निकालते हैं अब। तो बहुत आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई आपका फॉर्मूला होता है। तो 1/2 का 1/2 रहेगा। बेस कितना है भैया इसका, आधार 1 2 3 4 5 यूनिट इसका बेस है। और हाइट कितनी, हाइट देख लो 1 2 3 4 4 यूनिट इसकी हाइट है। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 × 2 आपका हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा, जो कि इसका है ऑप्शन नंबर हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 10 स्क्वायर यूनिट। सिंपल सा सवाल था, ये हमने कर लिया। तो इस तरीके से एक ही सवाल के अंदर 5 सवाल थे, वो पांचों के पांचों में तैयार कर लिया। तो 2 बड़े बड़े केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं हमने। लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। एक सवाल और, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए मोर। आइए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृति वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अमृति को किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। सो शी वेंट टू द नेशनल बुक फेयर एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो वो नई दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर लगने वाली बुक फेयर में गई थी, ठीक है। प्रगति मैदान दिल्ली में एक जगह है, वहां पर बुक फेयर लगती है, मैं भी जा चुका हूं वहां पर इनफैक्ट, ठीक है। तो टू गेट सम स्टोरी बुक्स एंड टेक्स्ट बुक, तो वहां से वो 2 टाइप्स की बुक लेकर आई है। कुछ तो वो टेक्स्ट बुक लाई है और कुछ वो स्टोरी बुक्स लेकर आई है। आइए सवाल पढ़ते हैं आगे। केस क्या कह रहा है हमसे, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट। तो जब उसकी दोस्त ने उससे पूछा कि भैया कितनी कितनी कौन कौन सी लाई हो, कितने की लाई हो, बताओ तो सही। तो उसने जवाब दिया, शी आंसर्ड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का 4 गुना, इससे इक्वेशन बनेगी। तो आइए पहले इन दोनों को नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ, टेकिंग द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टोरी बुक बाउट बाय अमृति एज एक्स एंड वाई। तो नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक को मानना है हमको एक्स। तो लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले, तो जो उसकी टेक्स्ट बुक वो लेकर आई है, टेक्स्ट बुक को क्या मानना है हमको, एक्स मानना है। और जो स्टोरी बुक है, ठीक है, जो कहानियों वाली किताबें वो लेकर आई है स्टोरी बुक्स, उसको हमको y मानना है। अब इक्वेशंस क्रिएट होंगी, किस तरीके से होंगी आइए। तो इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है भैया, इक्वल का निशान लगाना पड़ता है। x बराबर y मैंने ये लिख दिया। जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है यही चीज़ सीख लो, यही है मेन कला इन सवालों को करने की। देखिए कला क्या है, अब सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने जवाब दिया 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का 4 गुना, तो टेक्स्ट बुक क्या है एक्स का 4 गुना मैंने ये कर दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 6, भूल जाओ, थ्राइस द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स का 3 गुना, तो स्टोरी बुक्स का 3 गुना ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये 4 गुना, ये 3 गुना। अब आगे और क्या कहा है, क्या कहा गया है, देखिए 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक इज 6 मोर देन, ठीक है। ये जो 4 टाइम्स है नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, ये 6 ज्यादा है। इज 6 मोर देन, ये 6 ज्यादा है। हमको इक्वेशन बैलेंस करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम +6 इधर करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था शुरू में। क्योंकि ये तो ऑलरेडी 6 ज्यादा है। अगर आपने पढ़ के इस 6 मोर देन, अगर आपने इधर +6 कर दिया तो अब ये 12 ज्यादा हो जाएगा, 12 ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इधर +6 नहीं करना, ये 6 ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए इधर हमने +6 करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको थोड़ी सी फॉर्म दे दो, तो ये आपका 4x है, ये 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू में 6 वहां पर रहेगा ही। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट अब बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी, अलग से दिखती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन क्या दी गई है, आगे हमसे कहा गया ऑल्सो, ठीक है। आगे और भी चीजें क्या, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक। नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक क्या है, एक्स है, और नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वाई है। तो ये है 7 टाइम्स, 7 गुना कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब आगे क्या है, और टेक्स्ट बुक एडिड, ठीक है। इसको अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर प्लस की, अब यहाँ पे यहाँ ऐड कर दो, क्या ऐड कर देंगे, टू द थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स के 3 गुने में। मतलब अगर आपकी टेक्स्ट बुक का 7 गुना जोड़ दिया जाता है स्टोरी बुक के 3 गुने में, तो क्या हो जाता है, तो आपका बुक्स गिव 27, तो 27 मिलता है। तो इसको इस तरीके से कहा गया, तो इस तरीके से कर दिया कि भैया इसका 7 गुना और इसका 3 गुना अगर जोड़ के लिखते हैं तो 27 बन जाता है। तो आपकी हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। इसको आप इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये 2 आपकी इक्वेशन तैयार हो चुकी हैं। तो पहला सवाल क्या है, इक्वेशन बतानी है, तो देख लीजिए ये वाली कौन सी है, बस आपका आंसर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है बिल्कुल।
तो ये है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 7x प्लस 3y इक्वल टू 27। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, सही ऑप्शन हो जाएगा। लगे हाथों इसका ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टोरी बुक बोर्ड बाय अमृति फ्रॉम। अब टेक्स्ट बुक कितनी लाई है वो और स्टोरी बुक्स कितनी लाई है हमको ये बताना है। तो आइए क्या करना पड़ता है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं क्योंकि आसान होता है। आइए लगा देते हैं इन दोनों इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट एलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर 3y और 3y दोनों में है तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस का 3y है, प्लस का 3y है, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब ये कट गए तो निशान चेंज नहीं करे हमने, बिना निशान चेंज करे ही काटा है, तो क्या करेंगे अब ये प्लस वाली प्लस हो जाएगी चीज़। तो 4x और 7x हो जाएगा आपका 11x, 7 4 11 होते हैं, इक्वल का इक्वल, ये तो कट गया, इक्वल का इक्वल, इधर है 6 इधर है 27, 27 और 6 आपके हो जाएंगे कितने 33 33। तो यहाँ से 11 से ही कट जाएगा 3 बार, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आपका आ गया। x माना क्या था हमने, x मान दी टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक आ गई आपकी 3 11 33। अब देख लो यहाँ पर टेक्स्ट बुक 3 कौन से ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक जो है वो 3 है। तो बस भैया यही इसका आंसर होगा, स्टोरी बुक की जरूरत भी नहीं निकालने की, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन डी, ठीक है, बी एमसीक्यू का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 आंसर आपके करवा दिए हैं, ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका ए। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में ना आया होगा ज़रा सा भी दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं, समझ में आपका आएगा ही आएगा। 2 ऑप्शन कर लिए, आइए इसके बाकी के ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं। अगले एमसीक्यूज के अंदर एक नई चीज आप सीखेंगे जो अभी तक इस वीडियो में आपने नहीं सीखी, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर अभी हम सी देखेंगे। यहाँ पर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द वाई एक्सिस। तो इन दोनों इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी है अभी पीछे, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, वो इनकी एक्स और वाई की वही बॉक्स बना के वैल्यूज निकालेंगे, फिर ग्राफ पे इन दोनों की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर उन स्ट्रेट लाइन से, उन दोनों लाइनों से मिलके और वाई एक्सिस से मिलके जो भी आपकी 2 लाइनें कहीं पर भी बनेंगी और वाई एक्सिस जो आपकी बनेगी, तो उनसे मिलके जो भी ट्राइंगल बनने वाला होगा उस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। तो सिंपल एज इट, ये आप सॉल्व करना, आपके लिए ये वाला सवाल मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ कि आप उनकी दोनों जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों में x की जगह रख के y की जगह रख के जो वैल्यूज निकालनी, दो वैल्यू निकाल के इनका आप ग्राफ बनाना पूरा, और उसके बाद आप इसका एरिया निकाल लेना, आपको पता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, इसके अंदर एक नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ k बताओ कि इनका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो आइए निकालते हैं, पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं दोनों। इक्वेशन यहाँ पर है आपकी पहली, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, ये है आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है आपकी 12x प्लस ky इक्वल टू k, ये दोनों आपकी इक्वेशन है। कब बताना है कि जब इनका हो नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं। कब होती है ये कंडीशन, कब होता है कोई हल नहीं, जब होता है कि जब भैया a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के। जब ऐसी कंडीशन होगी, जब होता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, दोनों लाइन पैरेलल होती है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको रखना है। तो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ये तो बराबर है ना, तो इनको हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए रखते हैं a1/a2 मतलब k/12, तो k/12 इक्वल टू 3/k, ये मैंने यहाँ पर रख के सॉल्व करा। ये तो इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की k में होगी तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, 12 के 3 में होगी हो जाएगा 12 3 36, इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर का उल्टा होता है रूट, रूट लग जाएगा। तो 36 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 6 होता है, क्योंकि 6 6 36 होते हैं, और माइनस का 6 भी तो होता है, प्लस का 6 या माइनस का 6, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देंगे अब, क्योंकि देखिए प्लस के 6 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और अगर हम माइनस के 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी तो 36 ही आएगा ना दोस्तों, क्योंकि 6 इंटू माइनस का 6 इंटू 6 इस तरीके से 36 और माइनस माइनस प्लस, तो दोनों ही हो सकते हैं, प्लस का 6 भी माइनस का 6 भी। तो आप देखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका सी मुझे दिख रहा है, प्लस का 6 भी है माइनस का 6 भी, आप इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही लगा देंगे। लेकिन 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 ऐसा करने से पहले अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो थोड़ा सा थम जाना, ठहर जाना, क्योंकि यही सवाल वो होगा जो आपके नंबर कटवाएगा। एक छोटा सा एक पीछे इसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट है, आइए उसको सीखते हैं। तो इसका ये ऑप्शन नहीं है सही जवाब, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, अब क्या सही जवाब है वो हम देखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए अब हमें पता चल गया प्लस का 6 होगा सही या फिर माइनस का 6 होगा, तो क्या करके देखें, हम एक काम ये करके देखते हैं कि ये जो हमने सिचुएशन बनाई है ये वाली, ठीक है, इस सिचुएशन को मैं दोबारा से इसको इरेज कर देता हूँ, बल्कि हमें ये तो पता है कि प्लस का 6 से माइनस का 6 से अब क्या हो सकता है। देखिए
यहाँ पर a1/a2 दोबारा से रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका k/12 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा आपका 3/k। ये बराबर है दोनों, ठीक है, ये बात हो गई एक। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्या क्या बराबर नहीं है, 3/k बराबर नहीं है k-3/k, ये बात हमको यहाँ पर पता है। आइए देखिए अब रखते हैं, अगर मैं यहाँ पर दोनों बार 6 रखूँ -6 रखूँ, दोनों चीज़ें रख के देखूँ तो क्या होगा। आइए रख के देख लेते हैं एक बार। देखिए k की जगह हमारा 2 आंसर आए थे, प्लस का k या माइनस का k, तो पहले प्लस का k रख के देखते हैं। तो प्लस का k बोल रहा हूँ, तो प्लस का 6 यहाँ रखेंगे और नीचे 12 रहेगा, तो 3 यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगा, और इधर भी 3 कम 3 नीचे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो सेटिस्फाई हो गया प्लस के कैसे, कि अगर हम प्लस के 6 से, ठीक है, अगर हम प्लस का 6 रखें तो यहाँ पर ये बराबर आ रही है, ये बात सच है। माइनस का 6 रख के देख लेते हैं एक बार। माइनस का 6 अगर हम रख के देखेंगे तो ऊपर आएगा -6/12 इक्वल में आएगा 3/-6। अब यहाँ पर देखिए 6 से ये कटेगा, 6 कम 6 दूनी 12, ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन दोनों तरीके से साबित हो रही है, प्लस के 6 से भी और माइनस के 6 से भी। तो इसके अकॉर्डिंग तो यह आंसर हो सकता है सी ऑप्शन। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है, इधर है ये इसके बराबर ना हो, तो आइए पहले प्लस का 6 रखते हैं। तो प्लस का 6 रखूंगा तो 3 प्लस का +6, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 6 - 3/6 के। आइए देखते हैं, तो यहाँ से कटेगा 3 कम 3 दूनी 6, 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3/6 का मतलब भी होता है 1/2, तो ये है 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। फंस गए ना। यहाँ तो देखिए ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉल्व करके तो ये दोनों बराबर आ गए, 1/2 इक्वल टू 1/2, लेकिन इस कंडीशन के अंदर बराबर नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से प्लस का 6 रखने पर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस के 6 से या प्लस का 6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो प्लस के 6 से सही आंसर नहीं मिलेगा। तो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा, क्या आंसर होगा, यस, के की वैल्यू होगी -6, क्योंकि माइनस का 6 यहाँ भी वेरीफाई कर रहा है और माइनस का 6 यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करेगा। आइए करके देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर रखता अब -6 तो क्या होता है, 3/-6 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -6 - 3/-6। तो यहाँ पर ये कट के आएगा आपका -1/2 जो कि बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 हो जाएंगे 9, और नीचे -6, इससे ये कटेगा 6, ये आपका इधर आ जाएगा -1/2, इधर छोटा करके आएगा 3 3 9 और 3 2 नीचे, बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं है भैया। ये है आपका 3/2, ये आपका आधा, तो ये बराबर नहीं है। तो यस, किससे वेरिफिकेशन हुआ, किससे दोनों तरफ सेटिस्फाई हुआ, -6 से। तो हम अब ये कहेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ -6 ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट इस MCQ के अंदर हमें देखने को मिला, इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर उठा लिया आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये नया कॉन्सेप्ट सीख के आपको मजा आया होगा, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो k-6 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x - y है इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। भैया y एक्सिस को कहाँ काटेगी, अरे सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर इसका मैं लगे हाथ तो यहीं का यहीं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, x और y रख के आपको यही आंसर मिल जाएगा। आपको तो वैसे भी गोला भरने के मार्क्स मिल लें। अगर मैं x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा का पूरा 0 के खत्म हो जाएगा। y मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस ही हो चला जाएगा, तो x 0 रखने पर मेरा y आ जाएगा -4। तो भैया जब मैं ये बनाऊंगा ग्राफ तो x 0 मतलब x पे कहीं मत जाओ और y पे आ जाओ 4 तक, -4 पे, तो कहाँ पे काटेगा, y -4 पे काटेगा। तो y का जो पॉइंट -4 किस में दिख रहा है, मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए कि y का पॉइंट -4 जहाँ पर होगा। सिंपल एज दैट, बिना कुछ करे सवाल को देख कर ही हमने इसका ऑप्शन नंबर ए ई का सही लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे ये हो गए एक आपके लिए होमवर्क है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सवाल करा दिए, उसके अंदर छोटे छोटे आपके 5 MCQ, तो 3 अगर बड़े सवाल भी हो गए तो 3 पंजे 15-16 आपको यहाँ पर MCQs मिल चुके हैं एक ही चैप्टर के अंदर के, एक ही चैप्टर के, प्लस पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के सवालों की तो एग्जाम में आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा हलवा लगेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कॉमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, सारे क्लासमेट्स को अपने शेयर कर दीजिए, सबके अंदर ये वीडियो पहुँच जाए, फ़ोन के अंदर सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके पढ़ाई वाले हैं और आपके जो पर्सनल बने हुए यारों दोस्तों के, उन सब के अंदर ये वीडियो का लिंक आप शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों की टर्म 1 की बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए मैं पेपर का सोल्यूशन लेके आता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जैसे ही लेके आता रहूंगा, चैप्टर की वीडियो जैसे लेके आता रहूंगा, टर्म 1 की पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसीलिए हमारे चैनल डेयर सर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डेयर सर के साथ। जय हिंद।